वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का अडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि 1 अक्टूबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस लगा हुआ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच एक ऐसी स्टूडेंट हमारी मौजूद है जो अडर 24/7 से लगातार काफी लंबे समय से कनेक्टेड है और हमारे प्लेटफॉर्म का यूज कर रही है और प्रिपरेशन भी कर रही है, और साथ ही साथ इन्होंने आरआरबी पीओ का जो प्री एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो इनका भी एग्जामिनेशन है, यानी कि 1 अक्टूबर को इन्होंने भी मेंस एग्जाम अपीयर करना है। तो हमारे बीच मौजूद हैं सुकन्या। और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो आप? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ओके सुकन्या जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। और इस मौके पर आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय आपको देख रहे हैं, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको बहुत ही अच्छे से गाइड करो कि कैसे आपने प्री क्वालिफाई किया। और हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि सुकन्या जी एक नहीं कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, यानी कि प्री भी निकाला है इन्होंने और मेंस भी निकाला है, इन्होंने इंटरव्यू भी दे रखा है ना। बट किस्मत की बात है, कहीं ना कहीं इन्होंने अभी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया, अदरवाइज ये हमारे साथ यहाँ पर बैठी ना होती, मतलब मेंस अपीयर ना कर रही होती, कहने का मतलब है ना। और ये अच्छे खासे किसी ना किसी बड़े बैंक में आज ये पीओ भी होती। बट हाँ, ये जिस तरीके से इनकी जो तैयारी है, जो स्ट्रेटजी है फॉलो करती है, उससे इन्होंने कई बार प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक ये पहुंच रही है ना। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों से इनका मिलाना बहुत जरूरी है, और ये आपको बहुत ही वैल्यूबल एडवाइसेस दे सकती हैं, काफी अच्छे से आपको स्ट्रेटजी गाइड कर सकती है, जिसका यूज करके आप प्री भी क्वालिफाई करोगे और अपने मेंस को भी क्वालिफाई करोगे। तो सुकन्या जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि कितने एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए, मतलब कितने लंबे समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हो? सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे। सर मैं 2021 के स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर रही हूँ, और लास्ट ईयर के भी मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे, और आईबीपीएस पीओ मेंस मेरा क्लियर हो चुका था, आरआरबी पीओ मेंस क्लियर हो चुका था मेरा, और एसबीआई क्लर्क मेंस भी क्लियर हो चुका था लास्ट ईयर। बट किसी ना किसी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई एसबीआई क्लर्क मेंस को, और इंटरव्यू में थोड़ा सा मार्क्स का कट ऑफ रह गया। इस बार मैं फिर से प्रिपेयर कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने स्ट्रेटेजी में चेंज किया है, और होपफुली इस बार मैंने प्री क्लियर किए हैं और मेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट और सब स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही हूँ अपनी चेंज करने के बाद। ओके, वेरी नाइस। बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको बिल्कुल सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि जो मैंने अपने हर सेशन में बोल रखा है, जो इंसान लगा रहता है, जो बच्चा लगा रहता है अपने प्रिपरेशन को लेकर के, जो हार नहीं मानता, उसको सफलता मिल ही जाती है एक ना एक दिन। और जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही है वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। इसी वजह से आप कई सारे प्री भी निकाल चुके हो, कई सारे मेंस भी निकाल चुके हो, और इसी वजह से हम आपको यहाँ पर कनेक्ट भी किए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं स्ट्रेटजीज की जरूरत हमारे बच्चों को भी है। सो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन था, यानी कि जो आपने आरआरबी पीओ जो आपने दिया था, उसका आपने प्री दिया था, सो किस डेट को पड़ा था आपको ये एग्जाम? सर मेरा एग्जाम 21 अगस्त को था, और थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। आई थिंक 145 पर रिपोर्टिंग थी। अरे वाह, वेरी नाइस। आपको काफी अच्छे से मतलब क्लैरिटी है। और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे साथ ही साथ कि उस शिफ्ट में लेवल क्या था पेपर का? मतलब जैसे होता है ना कि हर शिफ्ट का पेपर का लेवल, बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट शिफ्ट काफी इजी रहा, सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, थर्ड शिफ्ट, तो आपके हिसाब से आपका जो लेवल था, यानी कि आपके शिफ्ट का पेपर का लेवल कैसा रहा? सर मेरी शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था। जैसा कि हम अभी तक सुनते हैं कि आरआरबी बहुत इजी होता है, बट दैट पेपर वाज नॉट इजी। उसको मैं मॉडरेट की रेंज में रखूंगी, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट डे के रिव्यूज देखे थे, उसमें बच्चे 90 प्लस अटेम्प्ट बोल, सॉरी नॉट 90, बच्चे 70 प्लस अटेम्प्ट बोल रहे थे। बट मेरी शिफ्ट में 60 टू 70 के अटेम्प्ट जो मॉडरेट अटेम्प्ट रहे हैं, और मेरा पेपर भी मॉडरेट था। आपका पेपर भी मॉडरेट था, तो हाँ। आउट ऑफ 80 आपने कितना स्कोर किया था ओवरऑल? सर मैंने 65 स्कोर किया है, और कट ऑफ 62.75 समथिंग गई है। ओके, वेरी नाइस। आपका अटेम्प्ट रहा है कितना? 65? हाँ। 65 आपका अटेम्प्ट रहा है। और प्री और अगर हम बात करें रीजनिंग और मैथ्स की, तो रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट्स रहे आपके? सर रीजनिंग में 39 अटेम्प्ट्स हैं, और मैथ्स में थोड़ा सा स्कोर कम है। आई थिंक 29 टू 30 बनता है। अच्छा, ओके। आपका जो रीजनिंग का स्कोर रहा है वो 39 रहा है। हाँ जी सर। और जो आपका मैथ्स का स्कोर रहा, फिर इस हिसाब से फिर आपका 26 स्कोर रहा होगा, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके 26 स्कोर। हाँ हाँ, वो रिमेनिंग। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। आपका ओवरऑल 65 रहा। ठीक है, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे रीजनिंग में, यानी कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपने 39 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए,
हाँ कि जी। अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपका रीजनिंग जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस। तो रीजनिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और रीजनिंग आप काफी लंबा समय आप रीजनिंग पे डिवोट करते होगे, है ना? आप क्या मैथमेटिक्स में आप कम समय देते हो, इस वजह से मैथमेटिक्स आपका वीक है, या कि मतलब मैथमेटिक्स में कम अटेम्प्ट्स रहे, कुछ ऐसा? सर बिकॉज सबसे पहले मैंने रीजनिंग ही अटेम्प्ट किया था क्योंकि मेरा फेवरेट है और मैं फुल कॉन्फिडेंट रहती हूँ रीजनिंग में। बट हाँ, थोड़ा सा अरिथमेटिक मेरा वीक है, तो वो अरिथमेटिक में कहीं ना कहीं लैक हुआ है एग्जाम में। मतलब डीआई और जो मिसलेनियस होता है वो ओके था, तो अरिथमेटिक की वजह से सुधर रह गया। बट मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था, तो मुझे कम अटेम्प्ट्स का कोई दुख नहीं है क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कंप्लीट है, 100% रहती है। मैं अच्छा, मतलब ये उतना भी ही आपका अटेम्प्ट एक करती हूँ। मैं मानना चाहूंगा कि ये भी आपका एक स्ट्रेटजी का पार्ट पॉइंट है, है। क्योंकि पता है कि हाँ हाँ, जी। कट ऑफ बहुत हाई जानी नहीं है, 60 के अराउंड रहनी है, और एक्यूरेसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मेरा रीजनिंग बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, रीजनिंग में हम 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर ही लेंगे, ऐसा कुछ? हाँ सर, क्योंकि आप अटेम्प्ट मैक्सिमम करें और वो नेगेटिव हो जाए तो वो और ज्यादा लॉस है। तो जितना अटेम्प्ट किया है वो एग्जैक्टली 100% सही है, तो हमें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलते हैं। तो हम्म। अगर हमने 65 अटेम्प्ट किया है तो 65 से मेरे मार्क्स कम नहीं होंगे, मुझे इतना पता है। तो ग्रेट। उस हिसाब से मैं एक्यूरेसी लेके चलती हूँ कि जो मैंने किया है वो सही है, और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करती हूँ। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स आप नहीं कर रहे होते जिसमें आपको लग रहा होता है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, तभी हम डाउट इसको है। टच करेंगे, अदरवाइज हम सीधे स्किप कर देंगे, राइट? हाँ और जी रीजन भी है क्योंकि सर। उसके यस। पीछे आपका नेगेटिव मार्किंग भी चलता है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क नहीं डिडक्ट होता है, 1 पॉइंट, जो आपका 25 है ना, 25, आपका 1.25 माइनस हो जाता है, और इससे बेटर है कि आप ना ही करो उसको, है ना? इससे बेटर है कि आप यस छोड़ ही दो उस क्वेश्चन को। बहुत अच्छी बात है, मतलब काफी अच्छी स्ट्रेटजी मुझे लगी, और बच्चों ये आपको सीखने की जरूरत है यहाँ पर। होता क्या है, हम लोग कभी कभार ईगो में आते हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के, एक लगता है कि यार ये चैप्टर का ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे से पता था, और एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन अगर हमको दिख गया तो हम लोग सोचते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है हमसे, तो उसमें एक बड़ा समय हम अपना लॉस कर देते हैं। और उसके बाद भी कभी कभार तो ऐसा होता है, मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जो जिनको ये कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप में रखते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मेरा सही था, घर पे हम कर रहे थे सही हो रहा था, यहाँ पर भी सही होना चाहिए, बट एग्जामिनेशन में नहीं सही हो रहा है, वो क्या करते हैं, अपने गेस करके एक ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं कि हाँ यार ये लग रहा है मुझको यही होना चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे इसमें बहुत कमांड है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता ही आता है। सो ये बहुत बड़ी सीख मिली आपको यहाँ पर कि आपको बिल्कुल भी आपको गैस मार्क नहीं करना है, जिस क्वेश्चन पर आप बिल्कुल श्योर हो, 100% हो, उसी क्वेश्चन पर आप टिक करो, उसी क्वेश्चन के साथ आप आगे बढ़ो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो वैल्यूबल पॉइंट है, मैं ये रेज करना चाहूंगा क्या कि सुकन्या जी, आपको क्या ऐसा फील हुआ एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग अलॉट नहीं होती है आरआरबी में, है ना? यानी कि आरआरबी प्री में भी और आरआरबी मेंस में भी। सो क्या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि एग्जामिनेशन के दौरान आप फ्लो में बहाव में बह गए, आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही करते चले गए और आपके पास मैथ्स का टाइम कम मिला, और इस वजह से आपके मैथ्स अटेम्प्ट कम हुए? सर टाइमिंग का तो डिवाइडेशन ये होता है कि जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट का मतलब है कि हमारे उसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और कमांड अच्छी है, तो कॉन्फिडेंस हम है उसको। आपको उस पे, चैप्टर पे, सब्जेक्ट पर? हाँ, तो किसी को भी किसी सब्जेक्ट पे हो सकता है। मैं एक एक्स सब्जेक्ट की बात करती हूँ अगर, तो हम अगर कॉन्फिडेंट हैं तो हम वहाँ कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मैंने जो हमारे 45 मिनट्स होते हैं उसको मैंने 20 और 25 के रेशियो में डिवाइड किया था कि करेक्ट। मुझे लेस देन 20 मिनट से मुझे रीजनिंग पहले कंप्लीट कर लेना है। ओके, वेरी नाइस। ऐसा नहीं है कि 20 मिनट से ओवर मैं रीजनिंग किए जा रही हूँ, तो फिर वो कमांड नहीं रही ना, अगर आप उसको अपने हाँ, अगर आप टाइम उसको लिमिट से फेवरेट आगे मान नहीं रहे कर हो, अगर आप सकते बोल रहे हैं। हो कि मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, तो इसका मतलब है कि फिर वो विद इन फिर 20 मिनट्स आपका हो भी जाना चाहिए। हाँ जी, तो वो लेस देन 20 मिनट से मुझे रीजनिंग का मैंने अपना कंप्लीट किया। देन 25 मिनट्स में, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा स्लो है, कैलकुलेशन, और क्योंकि मैथ्स भी कैलकुलेटिव पार्ट था तो वो टाइम लगता है करने में, डीआई बनाने में। मतलब इट्स नॉट सो इजी, इतना नहीं था कि आप देख रहे हैं और बना रहे हैं। तो वो भी जितना पीओ का है। मेरा मैथ्स है, हाँ जी, जितना मेरा मैथ्स है उसके हिसाब से मुझे लगा था 25 मिनट्स में मैं अप्रोक्स मतलब 28 प्लस अगर क्वेश्चंस कर पाती हूँ तो मेरे लिए ठीक होगा। तो मैंने मैथ्स में टाइम ज्यादा दिया था, बट मेरी अभी थोड़ी कैलकुलेशन और मॉडरेट पेपर के हिसाब से वो मैंने सही ठीक अटेम्प्ट किया है। तो टाइमिंग अगर आपकी जो उसमें अच्छी है उसकी टाइमिंग कम कर लीजिए, जिसमें वीक सब्जेक्ट है उसकी टाइमिंग बढ़ा लीजिए। ये इक्वल बहुत इक्वल में भी अच्छा। थोड़ा लॉस हो सकता है, मुझे ऐसा करेक्ट। लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला इनके थ्रू, मैं अपने बच्चों को शेयर करना चाहूंगा कि इनका कहना ये है कि इन्होंने जिस तरह से प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है, इनकी स्ट्रेटजी ये रहती है कि जो ये इनका सब्जेक्ट फेवरेट है, इनका मानना है कि मेरा रीजनिंग फेवरेट है, तो रीजनिंग फेवरेट दैट मीन्स कि आपको रीजनिंग को फिर कम समय देना होगा, क्योंकि अगर आप कहते हो कि आपको उस पर कमांड है, आपको इस पर कॉन्फिडेंस है आपकी, हाँ यार मेरे को
मुझे लगता है कि रीजनिंग मेरे से बहुत आसानी से हो जाएगा, तो फिर आप इसमें कम समय दो और बाकी रिमेनिंग टाइम अपने अदर सब्जेक्ट को दो। और यही चीज आपको भी फॉलो करनी। मैं ये नहीं कहता कि आप रीजनिंग को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लो। इफ आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, यानी कि आप मानते हो कि मैथमेटिक्स में मुझे अच्छा कमांड है, मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ, तो मैथमेटिक्स को आप रीजनिंग के तौर पे अगर देखें, तो कंपैरिजन के तौर पे देखें, तो आप उसको कम समय दो मैथमेटिक्स को, और फिर बाकी का जो टाइम है वो रीजनिंग को डिवोट करो। वाइसे वर्सा रीजनिंग और मैथमेटिक्स इस तरह से, है ना, क्योंकि इन्होंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपने कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुकन्या जी आपके साथ ये रहेगा कि आपने प्री एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान कितने मॉक्स अटेम्प्ट किए? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने मॉक्स दिए कि नहीं दिए, क्योंकि ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बिना मॉक्स दिए सिलेक्शन नहीं होता है, राइट? तो कितने मॉक्स आपने अटेम्प्ट किए, ये मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि आपने प्रीलिम्स के दौरान क्या किया, कैसे मॉक्स आपने अटेम्प्ट किए? सर मॉक्स तो 40 डेज पहले, एग्जाम से 40 डेज पहले तक मैं 1 मॉक 1 वीक में देती थी। फॉर एग्जांपल वीकेंड में दिया और उसको एनालाइज किया, और बाकी वीक डेज में स्टडीज जो मेरे टॉपिक्स, मैं भी थ्योरी पढ़ रही हूँ या कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ या प्रैक्टिस कर रही हूँ, नॉर्मल प्रैक्टिस विदाउट टाइमिंग। और जब 40 डेज रह जाते हैं, जब एग्जाम्स पास में है, 1 मंथ है, तो एक मॉक डेली लगाना है, किसी भी टाइम पे आप लगाओ, और आपको डेली लगाना है, एनालाइज करना है। वहीं से आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक आपके वीक है, या फिर किस टॉपिक में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, कि वहां पे कैलकुलेशन हमारी फंस गई है या कोई पजल फंस गई है। ये मॉक से पता चलता है, क्योंकि टाइम हमारा कंपोजिट टाइम होता है। तो वहां भी हम यही करेंगे कि अगर हमारा रीजनिंग, मतलब मेरा अगर फेवरेट है, तो मैं पहले मॉक में भी पहले रीजनिंग लगाऊंगी, तो मैथ्स बाद में कर रही हूँ, तो मैं मॉक्स में ये देखती हूँ कि मेरा कितना मैथ्स अटेम्प्ट हो पा रहा है, वहां पे मेरा ग्राफ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, या किस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है, ये मुझे एनालाइज करना है। और जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है, तो फिर मॉक आपको उस टाइम पे देना है जिस टाइम आपका एग्जाम अलॉट हुआ है। तो वहां पे आपको उस टाइम की जो मेंटेलिटी है वो सेट हो जाती है कि हम उस समय पैनिक नहीं करेंगे। मेरा एग्जाम अगर 2 बजे है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में 2 बजे एटलीस्ट 45 मिनट का टाइम निकालूं और मॉक उस समय लगाऊं। एनालाइज मैं शाम को कर सकती हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं है, बट डेली मॉक लगाना है आपको। एडमिट कार्ड आने के बाद उस टाइम पे, और उससे पहले जैसे भी आपको सुटेबल हो, 1 मॉक 1 डे। वहां से वीक क्वेश्चंस का पता चलता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे 3 पॉइंट्स यहाँ पर समझ में आए, और मैं इन तीनों पॉइंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। नंबर 1, इन्होंने ये बात बोली कि अगर आपका एग्जाम अभी दूर है ना, मतलब आपको मोर देन 40 डेज का भी आपके पास टाइमिंग है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक हफ्ते में एक मॉक लगा रहे हो। मतलब मॉक्स तब भी लगा रहे हो आप, है ना। पहले तो आपको फाउंडेशन अपना क्लियर कर लेना है, रीजनिंग और मैथ्स के हर एक सब्जेक्ट पे, यानी कि हर एक टॉपिक पर अच्छे से आपको कमांड गेन कर लेना है, अपने फाउंडेशन को क्लियर कर लेना है, राइट। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे एक हफ्ते में एक मॉक्स दो, यानी कि वंस इन अ वीक आप एक मॉक्स दो। हाँ, एक मॉक दो, उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज कर लो कि किस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो, किस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो, किस क्वेश्चन में आपको लगा कि यार ये तो बहुत आसानी से हो गया, किस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो रही है, फिर उसको आप एनालाइज करके उसके टाइम को और रिड्यूस करो। ये आपका वंस इन अ वीक रहा। उसके बाद जब आपको मालूम चल गया यार अब 40 डेज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 डेज बचे हैं एग्जाम को लेकर के, तो अब आप क्या करोगे, अब आप रेगुलर बेसिस पे हर दिन एक मॉक दे रहे होगे। आप एनालाइज किसी भी मौके पे करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हाँ हर दिन आपको एक मॉक देना ही देना है। ये रही बात इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक की, यानी कि खेल पूरा का पूरा मॉक का ही है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि सर हम और प्रिपेयर कर लें, हम और बुक्स के क्वेश्चंस कंसल्ट कर लें, हम और बुक्स के क्वेश्चंस देख लें, हम सिर्फ और सिर्फ पजल ही लगाते रहें। नहीं, आप जो भी करना है, आपको जो भी करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको प्रिपरेशन करना है, सारा का सारा खेल आप अपने मॉक्स पर करो, क्योंकि रिंग में उतर आओ, है ना। बाहर धक्का मुक्की करने से बेहतर है कि आप सीधे रिंग में उतरो और रिंग में ही सारा कुछ सीखो, खेलो, गिरो, उठो, है ना। सब कुछ रिंग में ही करना है आपको, वहां से सीखो। उसका थर्ड पॉइंट इनका मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है, तो एडमिट कार्ड में आपको पता चल गया कि आपकी टाइमिंग क्या है, कि आपको 2 बजे पेपर देना है। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि अगर आपको 2 बजे पेपर देना, आपका पेपर 2 बजे है इस तारीख को है पर्टिकुलर, तो अब आप 2 बजे मॉक लगाना शुरू करो। क्योंकि अगर जैसे हम बात करें कि हमारी हैबिट होती है मॉक सुबह सुबह लगाते हैं, या फिर हम नाइट को लगाते हैं ना, रात को 10 बजे हमारी एक हैबिट है कि हम रात को 10 बजे लगाते हैं। तो 2 बजे का टाइम कैसा होता है, 2 बजे हमको नींद आ रही होती है यार, दोपहर का टाइम है, नहीं मन कर रहा पढ़ने का, तो नींद आ रही है। तो अगर आप इस मोमेंट को, यानी कि 2 बजे के टाइम को अगर आप अपने मॉक से कनेक्ट नहीं करोगे, एक अच्छी हैबिट नहीं क्रिएट करोगे, अपने अपने ब्रेन को एक सिग्नल नहीं भेजोगे कि 2 बजे मुझे सोना नहीं, मुझे जगे रहना है, तो आपके एग्जामिनेशन के दौरान क्या होगा, आप 2 बजे एग्जाम दे रहोगे और आपको ड्राउजीनेस फील होगा, आपको नींद आ रही होगी और आप सो जाओगे, और या फिर ऐसा होगा कि आप अपने 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाओगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस टाइम पर आपका एडमिट कार्ड ये कहता है कि आपका ये एग्जामिनेशन का टाइम है,
उस टाइम पर आप रेगुलर बेसिस पे मॉक्स देना शुरू कर दो, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को ये समझ में आ जाए कि इस मौके पर इतने टाइम पर मुझे मॉक्स देना है, इतने टाइम पर मुझे एग्जाम देना है। सो अपने बॉडी को, अपने माइंड को पहले से आप प्रिपेयर करते चलो। बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे सुकन्या जी। सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जो आपने बोला कि 2 बजे अप्रॉक्स नींद आती है, लेजीनेस होती है। अगर हम एग्जाम में मतलब इस टाइम पे प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई क्वेश्चन वहां पे अगर फंस गया, एक बार में नहीं बना, तो हमारा मॉरल डाउन हो जाता है। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर वो टाइम भी खराब हुआ है, मॉरल भी डाउन हुआ है और आगे के क्वेश्चन में वो रिस्पॉन्स नहीं आ पाता जो हमें स्पीडली चाहिए होता है। इसलिए उस टाइम पे मॉक लगाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ तो नहीं आई और डिफरेंट क्वेश्चंस मॉक में मिलते हैं, तो वो हर एक क्वेश्चन को टैकल करने में कितना टाइम चाहिए या कितनी हमें ट्रिक चाहिए, वो मॉक से ही मिलेगा। और उस टाइम पे अगर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, और ये मैं अपने रेगुलर सेशन में बोल रहा होता हूँ कि अगर आपका ब्रेन स्टेबल नहीं है, ब्रेन अगर आपका शांत नहीं है ना, फोकस नहीं है, तो आप 2+2 को भी 5 लिख के आओगे। तो ये हकीकत में बच्चे कर रहे होते हैं, लिटरली बच्चे कर रहे होते हैं अपने एग्जामिनेशन के दौरान, वो 2+2 को 5 लिख के आते हैं और टिक करके कुछ और आ रहे होते हैं, राइट। चलिए, ये तो रही बात आपके प्रीलिम्स एग्जाम की। अब सवाल बड़ा है, अब आपका 1 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है, बच्चों का भी है ना, साथ ही साथ आपका भी है, और मेंस का एग्जाम है, यानी कि बहुत कम ही बच्चे होते हैं ऐसे, कह सकते हो कि काफी खुशकिस्मत होते हैं, बहुत ही अच्छा उनका सौभाग्य होता है कि वो मेंस पेपर लिखने जा रहे होते हैं, मेंस अपीयर करने जा रहे होते हैं, और मेंस के बाद सीधे फिर उनका इंटरव्यू, उसके बाद सीधे उनका जॉब होती है ना, काफी करीब हो चुके होते हैं अपने वो मंजिल के। सो यहाँ पर छोटी सी, यानी कहते हैं सिली मिस्टेक, बहुत छोटी सी, यानी कि बारीक सी भी कमी अगर आपने करके दिखाई, तो फिर कहीं ना कहीं आप मैदान से बाहर, रेस से बाहर। सो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, ये प्रिपरेशन का टाइम सबसे पीक टाइम होता है। इसी दौरान आपको अपने आप को 100% एफिशिएंट बनाना होता है और वहां पर क्रैक करके आना होता है, एकदम फोड़ के आना होता है। सो अब सवाल बड़ा है आपसे, अब तो समय भी कम है। सो अब जो रिमेनिंग टाइम हमारे पास बचा है, राइट, अब इन बचे हुए दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि आप तो कई बार मेंस का पेपर लिख चुके हो, कई बार मेंस अपीयर कर चुके हो, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है और क्या हम बच्चों को गाइड करें जिससे कि उनका मोरल भी अप हो, उनकी प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो जाए और साथ ही साथ वो मेंस को इस बार क्रैक भी करें। सुकन्या जी। सर मेंस के लिए बेसिकली हम प्री के पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने मेंस के लिए। क्योंकि मेंस ऐसा नहीं है कि आप प्री का एग्जाम दो और फिर रिजल्ट का वेट करो फिर पढ़ाई करो। मेंस, प्री और मेंस के बीच का टाइम तो अपनी स्टडीज को पॉलिश करने के लिए होता है। Very nice. मेरे हिसाब से जो मैंने किया है अभी तक, क्योंकि मेंस के आपके जो फाउंडेशंस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मेंस में आपको स्पीड नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट दिखाने होते हैं। Very nice, correct. मेंस में ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ मेंस के लिए भी मॉक का सबसे बड़ा रोल है। वो इसलिए क्योंकि मॉक से, मेंस के मॉक से मुझे ये पता चला है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कर पाऊं ये पॉसिबल भी नहीं है उस वक्त, मेरे कॉन्सेप्ट्स उस समय क्या हैं और किस क्वेश्चन को मुझे सही से अटेम्प्ट करना है और मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं। तो मैंने प्री के पहले ही, वही जो वीक में एक बार मैं मेंस का मॉक लगाती थी, ये देखने के लिए कि हाँ प्री तो मेरा अब रेडी है, मेंस का मेरा स्टेटस क्या है। प्री एग्जाम देने के बाद मेरा टोटल फोकस मेंस की तरफ है। उसमें डेली मॉक लगाती हूँ मैं, और डेली जो हमारा करंट अफेयर होता है वो तो हम डेली स्टडी करते ही हैं, और जो हमारा मैथ्स का पार्ट है, डीआई पार्ट है और अरिथमेटिक पार्ट है, इसको पैरेलली डेली पॉलिश करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पाई चार्ट वीक है तो मैं पाई चार्ट के क्वेश्चन डेली लगा रही हूँ। अगर मॉक में है इट इज वेल एंड गुड, अगर मॉक में किसी वजह से पाई चार्ट नहीं है तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पाई चार्ट के लगाए, क्योंकि मेरा पाई चार्ट वीक है, एग्जाम में वो आ भी सकता है। रीजनिंग में पजल्स हैं तो पजल्स पे मेन फोकस रहता है मेरा कि पजल्स को 4 पजल है तो जरूरी नहीं है मैं एग्जाम में 4 ही कर पाऊंगी, तो मुझे कौन सी 2 उठानी है, कौन सी 3 उठानी है, कौन सी पहले करनी है, या किस पजल को मैं स्पीडली बना सकती हूँ, ये मुझे मॉक से पता चलता है। जब मॉक्स मेरे सामने खुलते हैं तो मैं पहले देखती हूँ कि मुझे कौन सा पार्ट है करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा आता है नहीं आता है। ऐसे नहीं है कि देखा और सीधा मॉक करने में लग गए। मेरे ख्याल से कुछ सेकंड आपको मॉक एनालाइज कर लेना चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कंपोजिट टाइम में ऐसा नहीं कि पहले आपके सामने रीजनिंग ही खुलेगा या पहले इंग्लिश ही खुलेगा, आपकी जो इच्छा करे आप वो खोल सकते हैं। वही वाली बात है कि जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको अगर आप पहले खोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें आपको टाइम कम देना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग पसंद है तो मैं पजल ही बनाई जा रही हूँ पूरे टाइम, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स भी अटेम्प्ट करने हैं, तो वहां पे टाइम शॉर्ट करके, और जो वीक है, अगर मेरा अरिथमेटिक वीक है तो मुझे वहां टाइम ज्यादा लगाना है, क्योंकि मैथ्स में स्किप करना भी जरूरी है। मेंस में सारे आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो मॉक से मुझे स्किप
करने का और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने का जो मेरा पैटर्न है वो मुझे वहां से मिला है। वेरी नाइस। सो यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है जो हम लोग कहते आ रहे होते हैं कि यार सिलेक्शन उसी का होता है जिसको ये बताओ कि किस क्वेश्चन को लीव करना है ना, और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये हम लोग लगातार कह रहे होते हैं, और ये फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, ये सेम फिलॉसफी हमारे मेंस में भी लागू होती है, राइट। और ये जो टेक्निक है कि किस क्वेश्चन को आपको लीव करना है और किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ये टेक्निक आपको घर बैठे आराम से आप बुक्स रीड करते चले जाओ, इससे नहीं आता। ये टेक्निक अगेन हम बात करेंगे उसी चीज की, यानी कि मॉक से ही आती है, और मॉक से ही इन सारी चीजों को आप समझ पा रहे होते हो। इनका बहुत ही अच्छा लगा मुझे कहना, सुकन्या जी का, इनका कहना था कि हम पहले मॉक्स को जब स्टार्ट करते हैं, यानी कि जैसे मॉक हमारे सामने ओपन होता है, सो हमें करना ये होता है कि हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें पहले कि हम किस क्वेश्चन को कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन सामने आया आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। जब आप अपना पेपर ओपन करोगे तो ओपन तो कोई सा भी सेक्शन हो सकता है, रीजनिंग भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, करंट अफेयर, कुछ भी, लेकिन आपको वहां पर अपना एक होल्ड होता है, आपके पास आपका एक चॉइस होता है कि आप किस पेपर से स्टार्ट करना चाहते हो, किस सेक्शन से आप पहले स्टार्ट करना चाहते हो। आपके आरआरबी पीओ की हम बात कर रहे हैं इसमें। सो अगर आपको लगता है कि आपका रीजनिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है आपका मेंस मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस सेक्शन को क्लिक करो, उस क्वेश्चन को पहले आप एनालाइज करो, यानी कि उस सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को जो भी आपके सामने आया एनालाइज करो कि इस क्वेश्चन को हम प्रिफर टाइम में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो स्किप करो, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है पहले आप उसको करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दूसरी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लगी सुकन्या जी की, कि ये प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है, ये मेंस का एग्जाम है। यहाँ पर आपको अपनी स्पीड नहीं दिखानी है, यहाँ पर आपको अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज दिखानी है, यहाँ पर आपको अपना कोर कंसेप्ट दिखाना है हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक टॉपिक पर। यहाँ पर आपको दौड़ना नहीं है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को मैक्सिमम नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपने कंसेप्ट को ध्यान में रखते हो आपको एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और ये सारी चीजें तभी आप सीख पाते हो जब आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है, और साथ ही साथ जब आप मॉक्स लगा रहे होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनकी ये रही कि जो बच्चे शुरू से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेकर के चल रहे होते हैं, जो बच्चे प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेकर के चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो होता है या फिर मेंस क्वालिफाई जो करते हैं वो वही बच्चे कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है यार कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, यानी कि जब रिजल्ट आता है प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का, उसके बाद जब मेंस का एग्जामिनेशन हमको पता चलता है, तो उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा सा होता है। अगर आप सोचो कि उतने छोटे से ड्यूरेशन में आप मेंस तैयार कर लो, थोड़ा सा वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा फील होता है। वैसे तो हम लोग कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली सोचा जाए ये बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। आपके पास इंग्लिश या फिर हिंदी एक नया सब्जेक्ट जुड़ता है, साथ ही साथ हम बात करें आपके पास करंट अफेयर्स, कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट जुड़ता है। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चंस वहां पर 50 नंबर के बन रहे होते हैं दोनों में। इसका मतलब साफ है कि अगर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, दैट मींस कि लेवल तो अच्छा होगा ही होगा, है ना। मैथ्स का भी लेवल अच्छा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ अगर देखें तो रेशियो में अगर उसका जो मार्क्स है वो अधिक है, तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो तो हाई रखेंगे ही रखेंगे। साथ ही साथ जो आपको टॉपिक्स मिलते हैं वो एडवांस टॉपिक्स होते हैं, डीआई के पोर्शन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स में, और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे होते हैं ना। डायरेक्ट में आपको अर्थमेटिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, और इनडायरेक्ट फॉर्म में देखें तो डीआई में भी आपको अर्थमेटिक मिल रही होगी, नहीं तो आपको फिलिप्स के फॉर्म में मिल रही होगी, आपको डीएस या फिर क्वांटिटी बेस्ड पे भी आपको डीआई मिल रही होगी, सॉरी अर्थमेटिक मिल रही होगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो अर्थमेटिक का रोल बड़ा हो जाता है, और प्रीलिम्स के एग्जाम में हम अर्थमेटिक से दूर भाग रहे होते हैं। तो जिन्हें एक्चुअल में एग्जाम क्वालिफाई करना है उन्हें ओवरऑल अर्थमेटिक के साथ साथ तो तालमेल बैठाना उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इसी तरह से हम बात करें रीजनिंग की, आप पजल्स को अगर आप किनारे कर दो, सिटिंग अरेंजमेंट को आप किनारे कर दो, सोचो कि हम मिसलेनियस के माध्यम से हम यूज करके हम अपने आप को परिपक्व करके हम एग्जाम क्वालिफाई करें, तो हो सकता है आप बाई लक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, बट मेंस क्वालिफाई करना आपके लिए फिर वो इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। और यहाँ पर काफी सारी बातें मुझे अच्छी लगी सुकन्या जी की, कि ओवरऑल पूरा का पूरा जो खेल है वो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज का है, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा आपके मॉक्स का है। सर मॉक टेस्ट का बेनिफिट यहाँ पे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 30 मार्क्स लगाए हैं, अगर मैं राउंड ऑफ में एक रैंडम नंबर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं कि जो मार्क्स आपके मॉक 1 या मॉक 2 में आए हैं वही लास्ट तक चलते रहेंगे। अगर आप एक कंप्लीट ड्यूरेशन के बाद खुद ही कंपेयर करेंगे कि क्या मेरे मार्क्स मॉक्स 1 में आए थे और क्या मॉक 30 में आए हैं, आप खुद ही इतना इंप्रूवमेंट देखेंगे कि वो डेली मार्क्स लगाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा आज मेरा 1 नंबर बढ़ा है या 1 नंबर कम हुआ है। बट 30 डेज के बाद जो आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे वो आपको एग्जाम में बेनिफिट करेगा कि तब कितना वीक थे हम, और जो हमने टॉपिक्स फिर इससे इम्प्रूव किए हैं वो 30th मॉक में आपको दिखेंगे कि आप कितना अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वहां पे एक्यूरेसी के साथ। तो हमें पता नहीं चलता है, बट बेनिफिट हमारे ही फेवर में ही होता है मॉक से।
ओके, सो ये एक नया पॉइंट, देखो स्ट्रेटजी है ना, यही सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो वर्क करती है और हम लोग प्रीलिम्स क्वालीफाई करते हैं और मेंस क्वालीफाई करते हैं। इसलिए मैंने सोचा एक बार सुकन्या मैम से आप सभी बच्चों से मिलवा दें, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे से अटेम्प्ट्स कर रखे हैं, कई सारे एग्जाम्स क्वालीफाई कर रखे हैं। यही जो गाइडेंस होती है, यही स्ट्रेटजी होती है, यही सारी चीजें वर्क करती हैं और हम लोग अपने एग्जाम को क्वालीफाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात इनकी लगी मुझे कि जब आप मॉक दे रहे होते हैं, मान लेते हैं लेट सपोज आपने 30 मॉक्स को डिसाइड किया, सो पहले मॉक में आपको लगेगा यार मेरा स्कोर एकदम से ड्रॉप कर गया, मुझे कुछ आया ही नहीं। नेक्स्ट मॉक पे आपने फिर से दिया, आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट फील हुआ, हुआ नहीं हुआ आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। थर्ड मॉक में, फोर्थ मॉक में, धीरे धीरे जब आप 30th मॉक में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरा काफी अच्छा स्कोर हो रहा है। और मैं तो यही कहूंगा, सुकन्या जी इस बारे में एग्री करेंगी, कि जो भी आपका स्कोर रख रहे हैं उसको आप एक चार्ट बनाओ, उसको नोट जरूर किया करो कि पिछले मॉक में मेरा ये स्कोर था, अगले मॉक में मेरा ये स्कोर है, क्योंकि द थिंग विच इज कैलकुलेटेड काउंटेड गेट्स इम्प्रूव्ड, है ना। जब आप किसी चीज को लिख रहे होते हो, काउंट कर रहे होते हो, कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो नेक्स्ट डे आपको फील होता है कि हाँ यार इस बार इतना डाउन हो गया, तो अगली बार मुझे और इम्प्रूव करना है। लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे कि पिछले मॉक में क्या स्कोर रहा, फिर भूल चुके होंगे, है ना। तो भूलना नहीं है, याद रखना है कि कहाँ पर आपकी हार हुई है, कहाँ पर आपका डाउनफॉल आया था, किस पॉइंट पर आप गिरे हो, किस टॉपिक पर आपका कमांड नहीं, और किस टॉपिक पर आपको कमांड गेन करना है, राइट। यस सर। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, और ओवरऑल मुझे जो ऐसा फील हो रहा है कि पूरा का पूरा जो हम लोग का डिस्कशन हुआ है, वो अब रिमेनिंग डेज बहुत कम बचे हैं, 1 अक्टूबर को आपको एग्जाम लगा हुआ है, सो समय बहुत कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, दैट इज मॉक्स, यस है ना। मॉक ही है जो आपको अब सफलता दिला सकता है, और ओवरऑल आपने भी इसी बात पर ज्यादा प्रेशर दिया कि मॉक्स ही है सर, है ना। और स्ट्रेटजी तो जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं, और खास तौर पे बात किया जाए तो बच्चा खुद ही अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर लेता है अगर वो मॉक्स दे रहा होता है। पर्सन टू पर्सन यस स्ट्रेटजीज डिफर भी कर रही होती हैं, हम किस कंफर्ट से हैं, हमें क्या अच्छा लग रहा होता है, हमें क्या बुरा लग रहा होता है, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बेस है, कहते हैं ना, ये जो ग्राउंड है, जो बेस है, जिस पर सारी चीजें बनी है, वो है आपका मॉक्स। मॉक्स दोगे इस दौरान तो आपका सिलेक्शन, कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की जो राह है वो काफी आसान हो सकती है। क्यों सुकन्या जी? यस सर। सर मॉक सिर्फ मॉक नाम नहीं है, वहां पे हर एक मॉक में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आपने एक लॉजिक सीख लिया, बट उसको अप्लाई कैसे करना है, वेरिएबल के साथ अप्लाई कैसे करना है, या क्या उसमें फाइंड आउट करना है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करके ही पता चलेगा। एक थ्योरी आपने सीख ली, बट उसको ऑन ग्राउंड एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा, मॉक भी तो एग्जाम ही है, बट वो एग्जाम घर पे देते हैं, तो उसको भी हमें एक मेन एग्जाम की तरह ही कंसिडर करना चाहिए। तभी तो हम मॉक में भी कभी कभी हड़बड़ी दिखाते हैं कि फटाफट से सारा हो जाए, बट सारा नहीं हो जाए, जो सही है और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हमें अच्छे से आते हैं वैसे एक्यूरेसी के साथ हो जाए। ऐसा नहीं है कि सारा करना है, जैसे जैसे हमें आता जाएगा हमारा अटेम्प्ट वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो जिस मॉक्स में हम मान लो हमने 80 क्वेश्चन के मॉक में हमने फर्स्ट डे 50 अटेम्प्ट किए हैं, तो वो कौन से 30 क्वेश्चन है जो नहीं किए, ये तो हमें वहीं से पता लगा ना कि इस टॉपिक के क्वेश्चन हमने नहीं किए, इसका मतलब ये टॉपिक अभी हमें पढ़ना है, इसके और वर्टिकल हमें सीखने हैं। बाकी 50 तो हमें आते हैं, वो तो हम अगले मॉक में भी 50 वो वाले कर लेंगे, बट वो 30 क्वेश्चन जो हम अगले में करने वाले हैं वो वहीं से पता लगा। और मॉक पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रस्ट का भी है। जो भी मॉक हम अटेम्प्ट कर रहे हैं डेली, हमें ऐसे ही मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। अगर हमें आज 50 आए, कल 48 भी आ सकते हैं, बट वो 2 का लैग कहाँ पे हुआ है हमें वो देखना है। ऐसा नहीं है कि मॉक तो हाई था हमारा तो अच्छा है, आपको वो रियलिटी के साथ जज करना है कि 2 का लैग आज कहाँ पे हुआ, वो टॉपिक उसका लेवल हाई हुआ है तो हमने कौन सा पॉइंट वहां पे मिस कर दिया है, ऐसा तो नहीं हमने टिक गलत कर दिया है हड़बड़ी में। तो ये चीजें हमें वहां से पता लगती है कि रीड करना और सही से टिक करना वो एग्जाम में कैसे करना है। ये इसीलिए मॉक जरूरी है। मॉक सिर्फ नाम नहीं है, बट एग्जाम का एक सैंपल है जो हमें डेली प्रैक्टिस करना होता है। वेरी नाइस। मतलब कि कहने का है कि मॉक को मॉक की तरह ना ले, एक रियल एग्जामिनेशन के तौर पे ले। जो मॉक का स्कोर है उसको ये सोच के ना ले कि यार इस बार अच्छा हो गया तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाए, और किसी दिन अगर खराब हो गया तो हम मोरल डाउन कर ले, आप सोचे कि हमसे नहीं होने वाला। मोरल आपका डाउन या अप होता रहेगा मॉक्स के दौरान। मॉक्स को आपको एज ए सैंपल लेना है कि आप अपना प्रिपरेशन देख रहे हो यहाँ पर, है ना। और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, अगर क्वेश्चंस इजी हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो गया तो ठीक है, हाँ अच्छा है। किसी दिन अगर मॉक्स आपका डिफिकल्ट हो गया और उसकी वजह से आपका स्कोर एकदम से गिर गया, तो घबरा करके मॉक छोड़ नहीं देना या फिर एग्जामिनेशन की तैयारी करना बंद नहीं कर देना है। अब आपको देखना है और सुधार करना है कि किस जगह पर आपका लैग हुआ है, किस क्वेश्चन में आपने गलतियां की हैं, और उस क्वेश्चन में गलती क्यों हुई है उसको आप एक बार फिर से रिव्यू लो और उसके ऊपर विचार करो। मैंने अपने कई सेशन में बोल रखा है कि जब क्वेश्चन में उन क्वेश्चंस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होता है जिन क्वेश्चंस को आप कर ले रहे हो। बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि जिन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाते हो उसके ऊपर रिव्यू करो। मेरा मानना है कि आप पहले उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरे स्ट्रॉन्ग जोन का है। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे से हो जा रहा है
तो इस क्वेश्चन में हम क्या करें कि इसका और टाइम कम लगे, क्योंकि आपको मॉक में टाइमिंग भी मिल रही होती है कि आपने इस क्वेश्चन पर इतना टाइम दिया। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और सही हो गया, तो आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि उस क्वेश्चन को फिर से देखो और सोचो क्या इसका कोई शॉर्टकट अप्रोच हो सकता है, क्योंकि यार ये लगातार हर मॉक में आ रहा है, तो क्या इसको हम किसी और तरीके से और कम समय में कर लें, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग जोन का होगा, तभी आप इसको करेक्ट कर रहे हो। सो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके टाइम को रिड्यूस करो। फिर उसके बाद बात आती है कि किन क्वेश्चंस को आपने किया और गलत हो गया, किन क्वेश्चंस को आपने किया और गलत हो गया, क्योंकि आपने जब उस क्वेश्चन को किया होगा तो आपको लगा होगा यार ये क्वेश्चन तो मेरा सही है, यानी कि ये सेकंड बड़ा लूप होल होता है जिसको हम क्विट कर रहे होते हैं। तो आपने किया और गलत हो गया, तो अब आपको और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि आपको देखना है कि ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, क्या सोच के मैंने टिक किया था और गलत कैसे हो गया। फिर थर्ड नंबर पे आता है जिन क्वेश्चंस को आपने स्किप किया। क्यों? क्योंकि जिन क्वेश्चंस को आपने स्किप किया आपको पहले से पता है ये मुझे नहीं आता है, ये मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं आता है। तो थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन एक बार आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जो आपको नहीं आता वो नहीं आ रहा है अभी एग्जामिनेशन के दौरान। बट दो कैटेगरी आपको स्ट्रांगली होल्ड करके रखनी है। आप जिन क्वेश्चन को कर ले रहे हो उस पर आपको दोबारा विचार करना है कि इसके टाइम को कैसे रिड्यूस करें, और जिन क्वेश्चंस को आपने किया और गलत हो गया तो उन क्वेश्चंस पर आपको कमांड था, इसी वजह से आपने उसको टिक किया बट गलत हुआ, है ना, तो उसको आपको अब ये देखना है क्यों गलत हुआ और उसके ऊपर आपको काम करना। सो ये सारी की सारी बातें रही और हम लोगों ने देखा कि काफी अच्छे से हम लोग का डिस्कशन हुआ, काफी अच्छी स्ट्रेटजीज बच्चों को पता चली, और इन्हीं गाइडेंस के साथ, इन्हीं स्ट्रेटजीज के साथ आपको दोबारा से वर्क करना है। और जिनका मेंस जो अपीयर करने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट रहेगा। और अभी जो रिमेनिंग डेज हैं इन दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स के ऊपर प्रिपरेशन करना है, मॉक्स ही देना है और कुछ नहीं करना है। और जो बच्चे भी फ्रेशर हैं, जो बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं अभी बस मेरी वजह से देखने लग गए हैं, यानी कि हाँ कि कुछ तो नवनीत सर इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे होंगे बट उनका मेंस अभी है नहीं, सो उनके लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना होगा कि सुकन्या जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ होती है, कि प्री और मेंस आपको एक साथ लेके चलना होगा। पहले आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद प्री का भी आप एग्जाम की तैयारी करते रहो, मॉक्स देते रहो, साथ ही साथ आप मेंस का भी कंटेंट थोड़ा थोड़ा फ्लेवर लेते रहो, कैसे क्वेश्चन बनते हैं मेंस के, दोनों को साथ में लेकर के। अगर अदरवाइज आप सिर्फ प्री की तैयारी करते रह जाओगे और मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो हम अपने सेशन को यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे और सुकन्या जी से हम लास्ट में बस यही कहेंगे कि आप हमारे बच्चों से क्या बोलना चाहेंगी, और उनको भी आप साथ ही साथ मतलब आपको भी हम वेल विशेस देते हैं, आपका भी एग्जाम क्वालिफाई हो इस बार, आप मेंस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द आप एक बड़े बैंक में पोस्टेड हो, और उसके बाद हम आपसे मिलने आए, आप मिठाई भी खिलाएं साथ में, है ना, उसके बाद बहुत सारी श्योर सर। और आप हाँ, जो बाकी हमारे व्यूवर्स जो बच्चे हैं आपको देख रहे हैं इस टाइम पर, वो चाह रहे हैं कि मैम कुछ ना कुछ तो ऐसा बता दें कि उनका इस बार मेन से निकल जाए, तो आप क्या उनको बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को? सर जिनका मेंस है उनके लिए मैं ये बोलूंगी, कुछ बच्चों का तो पीओ का होगा, कुछ क्लर्क का होगा, तो मॉक जरूर लगाएं, एग्जाम जाने से पहले मॉक लगाएं, और उस दिन जो भी उनका रिजल्ट है उसको देख के अपना मोरल डाउन ना करें और अप भी ना करें, ऐसा भी बहुत खुश ना हो कि हमें सब आते, क्योंकि रियल एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना आपको आता है, जितना आपने किया उस पर कॉन्फिडेंट रहें कि इस टॉपिक से कुछ भी एग्जाम में आएगा तो वो मेरा ठीक होगा। और जब आप रियल एग्जाम कर रहे हैं उस वक्त भी पूरा एक्यूरेसी के साथ आपको करना है। हो सकता है कि मॉक में आपने अगर 90% अटेम्प्ट किया है तो रियल एग्जाम में आप 85-80 कर पाओ, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मॉक में मेरा तो और 90 आ रहा था, यहाँ पे तो मैं 80 ही कर पाई हूँ या कर पाया हूँ तो मुझे 10 और करना है, वहां घबराना नहीं है। एकदम कूल माइंड से आपको पेपर जितना आता है रियल एग्जाम में उतना करना है, और जो आता है पहले अच्छे से उसको फटाफट से करना है, जल्दी से। ऐसा नहीं कि उसमें टाइम लगा रहे हैं। जल्दी से करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप पढ़ कुछ और रहे हैं और टिक कुछ और कर दी, क्योंकि वहां पे आपको सेकंड रिवीजन का टाइम नहीं होता है। आपने एक बार जो कर दिया उसके बाद आपको आगे मूव करना है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं क्लर्क में भी और पीओ में भी। तो पहला पॉइंट है कि कूल माइंड से पेपर करना है। दूसरा पॉइंट है कि मॉक के बाद से आपको वहां कंपेयर नहीं करना है, आप वहां ये सोच रहे हैं कि मेरे मॉक में ज्यादा थे। मॉक को उस समय याद नहीं करना है, उस समय जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको देखना है। जो आपका बेस्ट पार्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आता उसको स्किप कर देना है। कहीं पे भी आपको रैंडम टिक नहीं करना है, क्योंकि मेंस के मार्क्स बहुत जरूरी हैं जो ऐड होते हैं। और एक दिन पहले से एकदम शांत हो जाइए, एग्जाम की कोई चिंता नहीं करनी है आपको। जहां भी आपके वेन्यू पे पहुंचना है वहां रिलैक्स होके पहुंचिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि एक प्रिपरेशन हो चुकी है, अब प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है। प्रिपरेशन जितनी होनी थी हो चुकी है, अब आपको बस एग्जाम में उसको अप्लाई करना है, कूल माइंड से अप्लाई करना है। और जिनका मेंस का एग्जाम नहीं है उनके लिए ये है कि आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए वंस इन ए वीक, अगर आपका एग्जाम दूर है तो। और जो वहां से आपको टॉपिक वीक मिलते हैं उनको अगेन स्टडी करना है, उनके जो क्वेश्चंस के वर्टिकल हो सकते हैं उसको पढ़ना है। और टेंशन कभी भी किसी को नहीं लेना है, नहीं तो पेपर में फिर खराब भी हो सकता है। तो आपको
कूल माइंड से, हमेशा तैयारी भी कूल माइंड से ही करनी है। पेपर नहीं देना है कि अभी 6 महीने बाद पेपर है तो मैं अभी से एकदम किताबों में लग जाऊं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एंड तक आपको कितना सारा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट, मतलब रिलैक्स रहना है, मेन पॉइंट यही है। ओवरऑल यही कि दौड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना हाँ है। जी, आप हाँ आराम जी से सर। चलते रहो। किसी दिन आपने 10 घंटे प्रिपरेशन किया, किसी दिन आप हाँ 5 जी। मिनट भी नहीं कर पा रहे हो, 2 घंटे भी नहीं कर पा रहे हो, फीवर आ गया पड़े हो, इससे बेहतर है कि आप 2 घंटे दो, बट कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पर हर दिन दो, है ना। हाँ जी। आसानी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हो, आप बैंकिंग के हो। आपके 3 मंथ्स भी सफिशिएंट, अगर आपने डेडिकेटली ढंग से राइट स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपने प्रिपरेशन कर ली, तो आप भी आसानी से हर एक बैंक के पीओ बन सकते हो, है ना। तो सेशन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे, अपने इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। और सुकन्या जी, आपको ऑल द बेस्ट, आपके अपियर जो आप एग्जाम अपियर करने जा रहे हो 1 अक्टूबर को। और बाकी हमारे जितने थैंक भी यू सर। एस्पिरेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको भी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। और मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में किसी और स्टूडेंट के साथ जो कि हमारे अड्डा 24/7 से लगातार कनेक्टेड है और उनके मॉक्स में अच्छे स्कोर हो रहे हैं, है ना। और हमें दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं बच्चे कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर, और हमें आशा है, उम्मीद है कि ये एग्जाम मेंस कभी निकालेंगे और इंटरव्यू भी निकालेंगे। तो उन बच्चों से हम लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो मिलाते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी एक नए स्टूडेंट के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ और पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।